नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एग्जामियर में। मैं सहायक अध्यापक राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो एसएससी सीजीएल 2024 के ऊपर रहने वाला है, जिसमें आपको कई चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी कि आपका दोस्तों रिजल्ट कब आएगा प्री का, और जो मेंस का एग्ज़ाम है वो कब तक होएगा, और आपकी तैयारी दोस्तों कैसी चल रही है आप सब बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी आंसर की आ चुकी है। अगर रिजल्ट की बात करी जाए तो 1 महीना अभी आपको लगेगा रिजल्ट के लिए, तो आप रिजल्ट का बिल्कुल भी वेट ना करें, आप अपने मैच की तैयारी को करते रहें। देखिए, जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, जिन लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो मॉक लगाते रहें। और अगर जिनकी तैयारी एवरेज है वो भी मॉक लगाते रहें। हालांकि जिनकी तैयारी अभी पूरी नहीं है वो मॉक ना लगाएं, क्योंकि अगर आप मॉक लगाओगे तो आप डिमोटिवेट हो सकते हो अपने स्कोर को देखकर। ठीक है, देखिए स्कोर जो है कई प्रकार से कम आता है, कई सारे बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर मॉक में स्कोर कम आता है, ये वीडियो सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं सभी के लिए है। ठीक है, देखिए अगर दोस्तों आपका स्कोर मॉक में कम आता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और आपको क्या चीज़ें अपनानी चाहिए जिससे आपका स्कोर सुधर जाए। कभी कभी मन करता है मॉक के स्कोर को देखकर कि मैं तैयारी छोड़ दूँ, मेरे बस की नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी अगर तैयारी कंप्लीट भी है तो आप पहले जो मॉक आप लगाया है उसे प्रॉपर रूप से एनालिसिस कीजिए। जैसे मान लीजिए भाई एसएससी सीजीएल का मॉक ले लेते हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल का मॉक में 390 नंबर का आपका एग्जाम है, जिसमें मैथ 30 क्वेश्चन और रीजनिंग 30 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैथ और रीजनिंग के बारे में बता देता हूँ। तो आप पहले ये देखिए क्या आपने सिलेबस पूरा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर आपका सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ है तब प्रश्नों को आप आसानी से बना लेंगे, लेकिन सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ में आपने कितनी प्रैक्टिस की है। देखिए, आपने सिर्फ सिलेबस पूरा करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज हर बच्चा लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहा है। सिलेबस पूरा करने से आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता है जब तक आपने प्रश्नों की कम से कम बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट और जो उनके तरीके होते हैं, ठीक है, स्मार्ट जो मेथड होता है आपका, वो आपसे आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सिलेबस अपने आप से कर लिया है और आपके जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं और प्रश्नों को आप टाइम के अंदर नहीं बना पा रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है। ठीक है, तो पहले आप ये देख लीजिए क्या मैंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और मैं जो क्वेश्चन है उन्हें टाइम पीरियड के अंदर बना लेता हूँ या नहीं है। चाहे वो तरीका आपका खुद का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टाइम पीरियड के अंदर क्वेश्चनों को बनाने का तरीका जानते हो। ये भी बिल्कुल सही भी नहीं कहा सकता कि आप किसी टीचर से पढ़ने के बाद ही प्रश्नों को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। नहीं, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो आप प्रश्नों को आसानी से खुद के तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जो भी आपकी कमी रह जाती है आप उस कमी पर फोकस कीजिए। जैसे मैथ के अंदर किसी भी चैप्टर को ले लेते हैं हम दोस्तों, जैसे मान लीजिए भाई प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, या फिर रेस वाला चैप्टर है, पिरामिड है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप इन चीज़ों को 2 से 3 बार पढ़िए। जैसे प्रॉफिट लॉस में आपको परेशानी आती है तो प्रॉफिट लॉस 2-3 बार पढ़िए। ठीक है, सीआई में प्रॉब्लम आती है तो सीआई को 2-3 बार पढ़िए। परसेंटेज में प्रॉब्लम आती है तो परसेंटेज को 2-3 बार रिवीजन दे लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आप मॉक लगाइए। और रीजनिंग के अंदर वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है, जहाँ भी आपको दिक्कत आए, जैसे कथन निष्कर्ष, या फिर आपको कोई भी टॉपिक जैसा नॉन वर्बल के अंदर ले लेते हैं या फिर वर्बल के अंदर ले लेते हैं, जो भी आपको टॉपिक लगता है कि मेरा कमज़ोर है, आप पहले उसे बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद में एनालिसिस जो आप मॉक देते हैं उसका अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए। आप जब मैथ और रीजनिंग का अच्छी तरीके से एनालिसिस करोगे तो आपको एटलीस्ट 4 या 5 मॉक लगाने के बाद में ऐसा अपने आप ही पता लग जाएगा कि ये चीज़ मेरी कमज़ोर है और इन प्रश्नों को मैं अच्छी तरीके से नहीं बना पा रहा हूँ। तो आप उस चीज़ पर दोस्तों मॉक को रोक दीजिए कुछ दिन के लिए। ऐसा समझ लीजिए 1 हफ्ते के लिए या 4-5 दिन के लिए मॉक रोक दीजिए और आप उस पर बहुत अच्छी वाली मेहनत कीजिए। आपकी वो चीज़ सुधर जाएगी। उसके बाद मॉक लगाइए, 100% आपको दोस्तों रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम इंग्लिश के अंदर। देखिए, इंग्लिश के सेक्शन को मैंने पहले ही बताया आपको, कई पार्टों में डिवाइड किया गया। जैसे वोकैब है, ठीक है, कंप्रीहेंशन पार्ट है, दूसरा ग्रामर पार्ट है। आप ग्रामर को पढ़ते रहिए, वोकैब के लिए 2 घंटे डेली बेस देते रहिए। और जो कंप्रीहेंशन के लिए है दोस्तों, कंप्रीहेंशन के लिए भी आप कोई अच्छी सी बुक जो प्रीवियस ईयर है उनके लगाते रहिए, जिससे पैराग्राफ वगैरह और क्रॉस टेस्ट वगैरह, PQRS वगैरह, इन चीज़ों को सोल्व करते रहिए, जिससे दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से प्रैक्टिस के ज़रिए हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको वो बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप ट्रिक्स सीखते भी हैं तो वो ट्रिक्स आपके दिमाग में इतनी जल्दी बैठ नहीं पाती हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो ट्रिक आप
एकदम लगा नहीं पाओगे। ठीक है, इंग्लिश के अंदर भी जो PQRS होता है, क्लोज टेस्ट होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लीजिए भी नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, या फिर जो अनेक चीज़ें होती हैं जो सेंटेंस को अरेंज जोड़ने के बहुत सारे शब्द होते हैं, कीवर्ड होते हैं, उनको आपको समझना है। लेकिन उन्हें आप समझ जब पाएंगे जब आप उन्हें प्रैक्टिस में लेकर आओगे। बिना प्रैक्टिस के आपको कंप्रीहेंशन के अंदर वो बेनिफिट दोस्तों मिलने वाला नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है, मोर प्रैक्टिस आपको विक्ट्री की ओर लेके जाएगी। बाकी ग्रामर, ठीक है, ग्रामर पढ़ लीजिए 2 से 3 बार, वोकैब डेली पेज, क्योंकि बिना वोकैब के दोस्तों पूरी ग्रामर एक तरीके से यूजलेस मानी जाती है। क्योंकि आपका अगर वोकैब पोर्शन ठीक ठाक है तो आप बहुत सारी चीज़ों को आसानी से कर ले जाते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसके साथ साथ में कंप्यूटर भी आपको जरूर लेके चलना है कि कंप्यूटर का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब नंबर तो जुड़ने वाले हैं नहीं कंप्यूटर के, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर में स्कोर कम रह गया तो आपकी सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो वीडियो बनाई गई है ये सिर्फ SSC के लिए नहीं है, ये आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, NTPC की तैयारी कर रहे हैं, ALP की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, सभी में दोस्तों यही रूल, यही नियम लागू होता है। पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। बिना सिलेबस के आप मुँह लगाओगे तो आपका जो मोरल है वो डाउन होएगा और आपके अंदर निगेटिविटी हावी होगी। तो बिना सिलेबस के आप मोक लगाने की गलती मत करना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपने प्रैक्टिस की है या नहीं की है, तो ये बात भी डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने से आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप मोर प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, तब आप मोक लगाइए। और मोक अगर शुरू में आपके नंबर कम भी आते हैं तब आप उनका अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए। जब आप एनालिसिस करोगे 4 से 5 टेस्टों का, 6 टेस्टों का, तो आपका जो स्कोर है वो 30-40 नंबर आसानी से दोस्तों बढ़ जाएगा। ठीक है, 20-25 नंबर तो आसानी से बढ़ जाएगा अगर आपने 6-7 मौकों का अच्छी तरीके से ढंग से एनालिसिस कर लिया। क्योंकि अगर आप देखिए, करने का तरीका, एनालिसिस करने का तरीका आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा। अगर आप एनालिसिस अच्छी तरीके से करते हैं, बहुत सारे साथी क्या करते हैं, भाई मॉक लगा लिया, कोई एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं, बस देख लिया कि हम इतने पानी में हैं और उसके बाद में छोड़ दिया। वो मॉक आपको फ़ायदा देने वाला नहीं है। एनालिसिस ज़रूरी है। विदाउट एनालिसिस मॉक इज़ पोस्ट, मतलब बिना एनालिसिस के मॉक लगाना एक तरीके से बेकार है। ठीक है, आप अपनी कमियों को खुद देखिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। लेकिन प्रॉपर रूप से जीके के लिए अलग से बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, जीके के अंदर अगर आपका स्कोर कम आता है मॉक के अंदर तो आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि SSC की जो जीके होती है वो ख़तरनाक होती है। उसके अंदर आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते। UPSC वाला जो बच्चा है वो भी एक तरीके से SSC की जीके से हार जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद UPSC एस्पिरेंट हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 15 क्वेश्चन करना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी। मतलब 12-13 क्वेश्चन तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन बनना वो थोड़ा लक की बात होती है कि प्रश्न अगर आपके याद करे हुए हैं और करंट अफेयर आपकी याद की हुई है तो आप बना देंगे, बनना इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन फिर भी आप जीके के लिए एक अच्छी सी बुक ले सकते हैं, डूस एंड वगैरह, या फिर ऐसी चीज़ जिसमें मिसलिनियस क्वेश्चन हो। ठीक है, जैसे बर्नवाल की किताब, ऐसी जिसमें मिसलिनियस हो। बाकी करंट अफेयर ज़रूरी है। विदाउट करंट अफेयर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके मेंस के अंदर दोस्तों करंट अफेयर में बनेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब आप समझ सकते हैं 10 से 15 नंबर, जो कि आपको एक अच्छी इंस्पेक्टर की पोस्ट से बाहर कर सकते हैं अगर आपने वो चीज़ छोड़ दी तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।